प्यारे बच्चों अगर मेरी आवाज़ ख़राब हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि फ़ाइल को मैंने बैकएंड पे कन्वर्ट होने के लिए लगाया हुआ है। तो अगर आवाज़ ख़राब हो तो आप बताना, ठीक है? अभी आवाज़ सही आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह? जी सर सही आ रही है। ओके। तो बस सम अप क्या किया हमने, कोई भी इंसान अपने एसेट को 1 साल इस्तेमाल करने के बाद ये बता नहीं सकता कि हकीकत में उसने कितने रुपए का बेनिफिट लिया। मिसाल के तौर पे हुज़ैफ़ा, आप जब एक मोबाइल ख़रीद के लाते हैं, नाइस साहब जब आप अपने यूज़ के लिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप ख़रीद के लाते हैं, तो यकीनन आपके दिमाग में एक अरसा होता है, एक टाइम होता है, एक लाइफ़ होती है, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये लैपटॉप मुझे आने वाले 5 साल, 6 साल, 8 साल तक फ़ायदा पहुँचाएगा। ये मोबाइल फ़ोन मेरे लिए आने वाले 5 साल तक कारआमद है, 3 साल तक कारआमद है, 2 साल तक ये मेरे लिए अच्छा है, 2 साल के बाद मुझे दूसरा लेना पड़ेगा। तो वो जो आप लाइफ सोच रहे हैं, वो उसकी जो आप टाइम सोच रहे हैं, वो तो हो गई उसकी लाइफ। अब बुनियादी तौर पर जब आप 1 साल उस लैपटॉप को, कंप्यूटर को, अपने घर में फर्नीचर को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आप में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, मुझ समेत, जो हमें एग्ज़ैक्ट बता सके कि हमने अपने जो जितने रुपए खर्च किए थे उस चीज़ को लाने में, उसमें से कितने रुपए का बेनिफिट हासिल कर लिया। है कोई आपके नज़दीक ऐसा क्राइटेरिया? आपके नज़दीक कोई ऐसा तरीक़ाकार है जो आप बता सकें कि सर हम सोफ़े खरीद नो के लाए थे, सर। 50,000 रुपए के सोफ़े खरीद के लाए थे और सर हम इस साल जो है ना सोफ़ों पे बैठे रहे, हर वक़्त सोफ़ों पे बैठे रहे। कोरोना था ना सर, तो हम घर से भी नहीं निकले, तो हम हर वक़्त सोफ़ों पे बैठे रहते थे, तो सर हमने 50,000 रुपए सोफ़ों से एन्जॉय कर लिए। कोई कर सकता है ऐसे? अगर कोई नो ऐसा सर। तो हम बोलेंगे नो हाँ। यस सर। सर, एक बार किया है। हाँ, वो नॉर्मल नहीं होगा, फिर वो एबनॉर्मल होगा। क्या ख़्याल है? है सर ना? गाड़ी बेची थी ना, गाड़ी। हाँ, नहीं वो तो बेची थी आपने, गाड़ी तो आपने बेची थी, लेकिन गाड़ी चाहे आप 3 महीने बाद खरीद के बेच दें, 4 महीने बाद खरीद के बेच दें, तो वो तो फिर आपका एक बिज़नेस हो गया ना, कारोबार टाइप की एक्टिविटी हो गई, ठीक है? लेकिन जब आप गाड़ी को 3 साल चला के, यानी आपने 0 मीटर गाड़ी खरीदी या आपने यूज़ गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी आपने 5 लाख रुपए की खरीदी, फिर आपने उस गाड़ी को 1 साल चला लिया, तो अब आप में से कोई भी ये बता ही नहीं सकता, मुझ समेत, कि 5 लाख रुपए में से कितने का बेनिफिट आपको मिल गया। तो सर सर हमें तो प्रॉफिट हुआ था उल्टा। वो तो एक अलग चीज़ है ना मेरा बेटा, लेकिन काम की बात ये है कि जब आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, कोई बाइक खरीदते हैं, आप कोई घर खरीदते हैं, आप उस घर को 2 साल, 3 साल अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो घर अगर आपने 1 करोड़ रुपए का खरीदा है, तो 1 साल वहाँ रहने से आपको कितना बेनिफिट हुआ, ये कोई बता नहीं सकता। कोई भी माई का लाल बता नहीं सकता। तो सर फिर क्या करें? अकाउंटिंग ने कहा कि भई तुक्का ना लगाओ कि कितने का फ़ायदा हुआ, बल्कि क्या करो, उस एसेट की जो क्या है बोलो? उस एसेट की जो क्या है बोलो? कॉस्ट। कॉस्ट। उस कॉस्ट को उसकी कारामद जिंदगी पर फैला दो और फिर जो 1 साल के हिस्से में अमाउंट आए उसे मान लो, उसे मान लो क्या? इस साल का खर्चा एक्सपेंस। एक्सपेंस मान लो। जबरदस्त। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कह दो। क्लियर है? समझ आ गया है सबको? अगर आ सर गया तो इस बस। चैप्टर का नाम क्या है? क्या चीज़? चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आमतौर पे पेपर में 5 ईयर में इसकी हेडिंग डली हुई होती है डेप्रिसिएशन। सही है मेरे भाई? पेपर में ओके इसकी सर। हेडिंग डली होती है डेप्रिसिएशन, ठीक है? अच्छा प्यारे बच्चों, अगर आपको ये समझ आ गया तो जल्दी से आइए इधर बढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये जो इंटेंजिबल एसेट है, और इसमें क्या है हमारे पास, जब हम अपने इनटेंजिबल एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करते हैं उनकी यूजफुल लाइफ पर, मसलन अगर हमारे पास कोई ट्रेडमार्क है, अगर हमारे पास कोई कॉपीराइट है, किताबें प्रिंट करने का राइट है, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट बनाने का फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला हम जैसे जैसे प्रोडक्ट बनाते जाएंगे वो फॉर्मूला इस्तेमाल करने का राइट हमारे पास से जाता रहेगा। 5 लाख किताबें छापने का राइट है, जैसे मैं 1 लाख किताबें कॉपी कर लूंगा मेरे पास से वो किताबें कॉपी करने का राइट कम हो जाएगा, ठीक है? तो अब इसका मतलब है जैसे जैसे चीज़ को यूज़ करूंगा वैसे कम होगा? नहीं, बात यह है कि मैं इन तमाम चीज़ों को भी
किन तमाम चीज़ों को, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज एंड गुडविल, इन तमाम चीज़ों को भी मैं सोचता हूँ कि भाई मैं इनको फ़ौरन खर्चा ना कहूँ। सर असल में इनको खर्चा क्यों नहीं कहते ये बताएं। बात यह है कि हम इन तमाम चीज़ों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें क्या पहुंचाएंगी, फायदा। फायदा। जब बेटे आप क्लास में हैं अलिया, जी सर क्लास में है। तब मैंने कहा चेक कर लो कहीं सो तो नहीं गए। अच्छा तो ये चीज़ नहीं सर सुन। अच्छा ये चीज़ें हमें फ़ायदा पहुंचाएंगी मेरा बच्चा। तो बात यह है कि अब ये कब तक फ़ायदा पहुंचाएंगी। गुडविल जो होती है, किसी बिजनेस का अच्छा नाम जो होता है, वो एक बार डेवलप हो जाए तो वो तो उसे पता नहीं कितने सालों तक फ़ायदा पहुंचाता रहता है। लेकिन असल में जब हम अकाउंटिंग करते हैं ना, अच्छा मज़े की बात क्या है, मेरा एरिया जो है, मेरा चैप्टर जो है, उसका सारा फोकस किस पे है, मेरे चैप्टर का सारा फोकस सिर्फ इस पर है, टेंजिबल और डेप्रिसिएशन पर। ठीक है, ना हमें इंटेंजिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल में जानना है, ना हमें ये कैलकुलेट करना है जो अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए इनिशियल बेसिस पर। तो मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को, और वो यहाँ लिखा हुआ भी है फॉर्मेट में कि भाई कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज, गुडविल, पेटेंट, ये तो सब वो चीज़ें जो नज़र तक नहीं आती, लेकिन इनकी भी कुछ ना कुछ होती है वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल लाइफ में कोई टाइम पीरियड सेट करते हैं। हम कहते हैं भाई हम अपने कॉपीराइट को आने वाले 5 साल में अपनी किताबों में 0 कर देंगे। अच्छा अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आपने ये ज़्यादा अच्छी मिसाल है, शायद ये नाइश भाई को और अच्छे से समझ आ जाए अगर नाइश भाई मौजूद हैं क्लास में। आपने एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का राइट खरीदा, यानी आपने एक सॉफ्टवेयर खरीदा। तो क्या आप जानते हैं नाइश भाई, आप तो जानते ही होंगे, सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद क्या आपका हो जाता है? नहीं, वो सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद आपको, आपके पास उस सॉफ्टवेयर को यूज करने का राइट होता है। राइट आ जाता है। तो वो राइट कब तक होता है मेरे भाई, जितने साल के लिए आपने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। खरीदा है। नहीं, डेवलप नहीं किया। जब आप डेवलप करते हैं तो वो तो फिर आप आगे लोगों को बेचते हैं और आपको पैसे मिलते हैं। आज आपने किसी से खुद सॉफ्टवेयर खरीदा है भाई, और अच्छा आपने खरीद खुद खरीदा है। सॉफ्टवेयर कितने साल के लिए, 5 साल के लिए आपने सॉफ्टवेयर खरीद लिया। तो वो सॉफ्टवेयर आपको क्या पहुंचाएगा बताएं? फायदा ही पहुंचाएगा। फायदा पहुंचाएगा। अब वो सॉफ्टवेयर फायदा पहुंचाएगा, लेकिन मजे की बात है क्या वो सॉफ्टवेयर कहीं रखा हुआ नजर आता है? नो सर। हार्डवेयर तो भाई, अगर जो आप लोग अगर कंप्यूटर की जुबान समझते हैं यार, हार्डवेयर तो फिर भी नजर आता है ना। कंप्यूटर नजर आता है, हार्ड डिस्क नजर आती है, कीबोर्ड नजर आता है, सही है, रैम नजर आती है, ये सब हार्डवेयर है। तो सॉफ्टवेयर तो वैसे भी नजर, लेकिन नहीं आता। फिर भी सॉफ्टवेयर बिजनेस को पहुंचाएंगे फायदा। तो अब हकीकत में ना कोई भी नहीं बता सकता कि वो सॉफ्टवेयर किस साल कितने रुपए का फायदा पहुंचाएगा और कब तक फायदा पहुंचाएगा। खुद बिजनेस के मैनेजर्स, बिजनेस के ओनर इस बात को तय करते हैं, इस बात को सेट करते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर को 5 साल के लिए खरीद रहे हैं, तो हमें इसकी कॉस्ट को 5 साल में क्या बनाना है? चुप रहना है, चुप, 0 बनाना है। अगर आज हम 5 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं 10 साल के लिए, तो 10 साल के बाद हमारे 5 लाख रुपए बन जाएंगे एक्सपेंस। 10 साल के बाद बनेंगे एक्सपेंस। सर कितने साल के लिए लिया हमने? 10 साल के 5 बाद, साल। 10 साल के बाद तो वो 0 हो जाएंगे, लेकिन हर साल उसकी कुछ अमाउंट को बनाएंगे अपना। एमोर्टाइजेशन पहले नाम तो ले, हर साल उसकी कुछ अमाउंट को बनाएंगे अपना खर्चा, खर्चा, एक्सपेंस। खर्चा। और उस खर्चे का नाम है, अब क्या लिखा है पढ़ लीजिए, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। क्या है उसका नाम? एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस याद रहेगा। एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस समझ आ गया सब बच्चों को? एमोर्टाइजेशन क्या है? इन एलोकेशन सर ऑफ, एक दफा और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इससे फाका होगा आपकी सेहत को। वैसे यहाँ लिखा हुआ है, वो भी तो पढ़ना चाहिए यार, कभी हम पढ़ते क्यों नहीं है। चलो ये लो पढ़ लो, चलो भाई रिजा पढ़ो।
पहले ये पढ़ो रिजा। अलिहा तुम पढ़ो, अलिहा। अलिहा सर पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ना है? डेफिनेशन ऑफ amortization. पहले डेप्रिसिएशन पढ़ो, अलिहा। It is an allocation of the cost of tangible plant asset to expense in the period in which services are received from asset matching principle. समझ आई ये बात? नहीं, ये तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है जो मैं समझा हाँ चुका। जी जी सर, हाँ जी सर समझ आ गया। डेप्रिसिएशन है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट, किसकी? टेंजिबल प्लांट एसेट की, टू एक्सपेंस इन द पीरियड। हम इसकी एलोकेशन करते हैं कॉस्ट की प्लांट एसेट को, क्या कहने के लिए? एक्सपेंस कहने के लिए। किस पीरियड में? जिस पीरियड में हमने इससे उठाया है यस सर, सर्विस ली है, फायदा हासिल किया है, हम उस साल इसकी कुछ कॉस्ट को अपना एक्सपेंस कहते हैं। अब पढ़ो एमोर्टाइजेशन। रिजा तुम पढ़ो। रिजा सो रही हो? जी सर, it is systematic write off to expense of the cost of intangible asset over its useful. क्या समझ आया? क्या समझ आया? इट इज अ सिस्टमैटिक राइट ऑफ। राइट ऑफ माने किसी चीज की कीमत को, वैल्यू को मिटाना, खत्म करना, देना, कम करना। तो क्या पूरा मिटा रहे हैं? क्यों है नाइश भाई, पूरा मिटा रहे हो क्या? नो सर, नो सर। इट इज अ सिस्टमैटिक राइट ऑफ, यानी यहाँ पे हम कॉस्ट को बांट रहे थे, सही है, यूजफुल लाइफ पर। यहाँ पर भी हम उसकी कॉस्ट को सिस्टमेटिकली कम कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और क्या बना रहे हैं अपना? राइट ऑफ टू, क्या कह रहे हैं उसे? अपना कॉस्ट को कम Expense. करके खर्चा, यानी वो था तो हमारा राइट ऑफ, अरे वो था तो हमारा, क्या था वो? हमारा एसेट। Asset. लेकिन हमने उसको क्या किया? मिटा दिया। मिटाया, कम किया। जब मिटाया, कम किया, तो मोहल्ले में छोटी वाली अपना सफेद और अपना पिंक वाली चमचम बंटवाई। अच्छा हाँ नहीं, रसगुल्ले। क्या मनाया? कम कम हम मनाया। तो इसका मतलब है इट इज अ सिस्टमैटिक राइट ऑफ टू एक्सपेंस। ये एक निजाम है मिटाने का, खर्चा बनाने का। किसे? कॉस्ट को, कॉस्ट, किस चीज की? इंटेंजिबल इंटेंजिबल एसेट की, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो चाहे उसकी लाइफ जो भी हो, उसके ऊपर हम उसकी कॉस्ट को राइट ऑफ करते जाते हैं, उसे हर साल अपना खर्चा बनाते जाते हैं। और जब खर्चा होता जाता है तो उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। देखो, क्या अकाउंटिंग हर खर्चे को खर्चा कहती है? नो सर। हो सकता है आप बोले हाँ सर हर खर्चे को खर्चा कहती है। हाँ, हर खर्चे को खर्चा कहती है, एक्सपेंस कहती है, लेकिन हर खर्चे का कोई ना कोई टाइम होता है, नाम होता है। नाम, सैलरीज हाँ एक्सपेंस, सर। सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ट्यूशन फी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, हैं सारे एक्सपेंस, लेकिन हर खर्चे का अलग अलग नाम है। तो डेप्रिसिएशन भी एक खर्चा है, एमोर्टाइजेशन भी एक खर्चा है। इसके बाद क्या लिखा है? डेफिनेशन ऑफ डेप। अब बताओ रिजा, अलीहा, समझ आ गई अमोर्टाइजेशन की डेफिनेशन? यस सर, आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकती हो यहाँ पर, सही है? आप चाहो तो इसे कॉपी कर सकती हो यहाँ पर। कहाँ? ओके सर। हाँ, ये है ना अमोर्टाइजेशन, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। सर जी फरमाइए। हमारा जो टेंजिबल पे जो खर्चा होता है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, हाँ निकालते हैं, और इंटेंजिबल में होता है उसको हम एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। जी, यही है ना? जी हाँ बिल्कुल। जैसे हम मुलाजमीन को सैलरी देते हैं तो सैलरीज एक्सपेंस कहते हैं, और जिससे हम हफ्तावार काम कराते हैं, रोजाना की बुनियाद पे काम कराते हैं, उसे तनख्वाह देते हैं तो वेजेस एक्सपेंस कहते हैं। होते दोनों एक्सपेंस है, लेकिन दोनों के अलग अलग नाम है। मालिक मकान को किराया देते हैं तो उसे रेंट एक्सपेंस कहते हैं। होते दोनों एक्सपेंस है, लेकिन अलग अलग नाम है। तो यहाँ पे भी इसी तरह एक्सपेंस अलग अलग तरह के हो रहे हैं। और एक्सपेंस बन क्या रहा है?
एक्सपेंस बन रहे हैं आपके नॉन करंट एसेट। आपके नॉन करंट एसेट की कुछ अमाउंट बन रही है आपका, कुछ भी नहीं, चुप है वो, कुछ भी नहीं बन रही, सर खर्चा बन रही है। शुक्रिया सर। डेली बेसिक पे जो पैसे देते हैं उसको क्या कहते हैं? वेजेस, एक्सपेंस, उजरत, दिहाड़ी, मजदूरी। सही है मेरे भाई? जी सर। ओके, आगे बढ़ूं? इजाजत है जनाब। मोमिना कुछ कहना चाह रही हैं आप? यस सर। मुझे आवाज ही नहीं आ रही मोमिना। आपका आप हैंड फ्री यूज ना किया करें, खराब है। भाई हाँ आप बोलें। सर, मुझे आपसे चीज़ ये पूछनी थी सर, ये जो डेप्रिसिएशन है इसका जो फॉर्मेट है वो ओचिन में अवेलेबल है? मतलब परचेज हम मतलब कर सकते हैं अभी, या अभी नहीं अवेलेबल? अभी ना खरीदें। अगर मुझे आगे लगा कि इसकी ज़रूरत है तो मैं आप लोगों को ये दे दूंगा, यहाँ पे भी दे दूंगा, आप लोगों से व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर लूँगा, और आप कहेंगी तो मैं इसकी कॉपी भी रखवा दूंगा वहाँ। अभी बट राइट ना उसको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम ऐसे खुरामा चलते हैं ज़रा आगे, क्या ख्याल है? ठीक है, सही है, सही है आप चाहते हैं ये फॉर्मेट मैं आपको दे दूँ तो ये मैं आपको दे देता हूँ, बट अभी खरीदने की तरफ ना आ जाएं, क्योंकि हो सकता है कि हमारा हर ईयर में एक सवाल मौजूद है डेप्रिसिएशन का। तो 20 साल है भाई, 20 सालों में से अगर मैं 10-15 भी करवा दूंगा तो। हेलो। हाँ हाँ मैं मौजूद हूँ क्लास में, 1 मिनट। तो 20 सालों में से अगर मैं 15, 14, 13, 12 साल भी करवा दूंगा और आप 8 खुद कर लेंगे तो बहुत फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? अच्छी कमांड बन जाएगी ना। तो इसलिए सही सर। पहले हमारा फोकस है हम इसको देखें। चलो आगे बढ़ो। तो मोमिना समझ आ गई आपको बात? आगे चलूं? यस सर, यस सर, थैंक यू। यहाँ क्या लिखा है? अब यहाँ लिखा है डेप्लीशन। क्या है भाई ये डेप्लीशन? तो अब अगर आपको यही नहीं पता कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस तो आपको डेप्लीशन समझ में आने वाला नहीं है। सर क्यों? बड़ी सिंपल सी बात है। जमीन से कोयला निकालोगे, जमीन से मादनियात एक्सट्रैक्ट करोगे, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करोगे, जंगलात से लकड़ी काटोगे, तो वो जंगलात की जो मालियत थी क्या वो उतनी रहेगी? कोयले की कान की वैल्यू उतनी रहेगी? नो सर। गोल्ड माइन की वैल्यू उतनी रहेगी? नमक की कान की वैल्यू उतनी रहेगी? बल्कि उसकी वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। तो बस उसी को कह रहा है नेचुरल रिसोर्सेज आर डेप्लीटेड व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम ग्राउंड। नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू को जब कम करते हैं, जब उन्हें जमीन से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं किसी जगह पे 10 मिलियन का कोयला निकलेगा। पहले साल हमने 1 मिलियन का कोयला एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो 1 मिलियन से उस जगह की वैल्यू को कर देना चाहिए कम। तो वो 1 मिलियन से जो कम करेंगे उसे कहेंगे डेप्लीशन एक्सपेंस। क्योंकि जब हमने वो 10 मिलियन की जगह खरीदी थी ना, तो 10 मिलियन को हमने अपना खर्चा मान लिया। अल्लाह अकबर। 10 मिलियन की जब तुम कोई कान नहीं। खरीदते हो इडियट्स, जब तुम 10 मिलियन की कोई कान खरीदोगे तो तुम 10 मिलियन को अपना खर्चा क्या दोगे? तो फिर बाद में और सर क्या खरीदना क्या है? एसेट कहेंगे। शुक्रिया। सर जमीन खरीदनी थी ना, तो जमीन खरीदेंगे तो अपना खर्चा मान लेंगे। मैं जूते मारूंगा तुझे। जमीन खरीद के खर्चा नहीं होता, जमीन पहुंचाती है हमें फायदा। और इसी तरह कोयले की कान खरीदोगे तो वो भी तुम्हें पहुंचाएगी फायदा। मुंह काला करने अच्छा के लिए। समझ गया। मुंह काला करने के लिए, समझ आई? चलो यस। आगे बढ़ते हैं। यानी बेटे वहां से कोयला निकाल के बेचेगा ना, जाहिर सी बात है। अब नमक की कान खरीदेगा तो वहां से नमक निकाल के बेचेगा, है ना? तो इसका मतलब यही हुआ कि जैसे जैसे आप वहां से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते जाओगे, आपकी वो जगह की अमाउंट कम होती जाएगी और आप मनाओगे। कम का नाम है डेप्लीशन एक्सपेंस। यार बच्चों, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है। फातिमा माजे पढ़ो। यस सर। डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। पढ़ो, आराम से पढ़ना, जरा भागना नहीं है, ऐसे पढ़ो जैसे समझ रही हो। जी सर। Often the question is asked,
Why depreciation is an expense? The answer is that all goods and services consumed by a business are for producing revenue. बस रुकना, Since बस रुकना। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि भाई डेप्रिसिएशन खर्चा क्यों माना जाता है? उसकी वजह यह है कि तमाम गुड्स और सर्विसेज जो कि इस्तेमाल की जाती हैं बिजनेस में, क्या करने के लिए? फॉर प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू। वो तमाम चीज़ें, वो तमाम खिदमात जो इस्तेमाल की जाती हैं, कंज्यूम की जाती हैं बिजनेस में, क्या करने के लिए? रेवेन्यू को प्रोड्यूस करने के लिए। अब आगे बढ़ेंगी वहाँ से। since fixed assets are used to make goods for sale during a number of periods, it is necessary to spread its cost over all periods in which worked and must therefore be charged as an expense in each of these periods. तो इसका मतलब ये हुआ, ये सब वही बातें हैं। अब इसमें कोई मतलब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा। ये सब वही लिखा है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि भाई जब आपका फर्नीचर आपको बिजनेस ऑपरेट करने में 5 साल फायदा पहुंचा रहा है तो आप उसको किसी 1 साल का खर्चा नहीं कह सकते। आपकी दुकान आपको 25 साल पहुंचाएगी फायदा, 50 साल पहुंचाएगी फायदा। तो दुकान, बेशक दुकान जो है वो हमारा एसेट है, लेकिन दुकान जो है वो जिंदगी भर अपने स्ट्रक्चर पर नहीं रहेगी। हाँ, या तो हमने दुकान किराए पर ली हुई है तो फिर हम शॉप को अपना एसेट ही नहीं मानेंगे, फिर हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं होगा। क्या होगा फिर हमारा? ये अपना हुज़ैफा भाई बताएंगे। फिर क्या होगा हमारा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो नहीं होगा। फिर क्या होगा हुज़ैफा भाई? आवाज ही नहीं आई हुज़ैफा की मुझे। अरे 1 मिनट बस। हाँ बोलो हुज़ैफा। फिर होगा हमारा रेंट एक्सपेंस। शुक्रिया। फिर हमारा क्या होगा? रेंट एक्सपेंस। हुज़ैफा की आवाज़ नहीं आ रही, शायद कोई प्रॉब्लम है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये समझ आ गया। और इसके बाद अब कहता है कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होने की वजूहात, क्या वजह है कि जो है हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? हम क्यों कहते हैं कि हमारे एसेट की जो लाइफ है वो वक्ती तौर पर है, एक मखसूस वक्त तक है, सिवाय ज़मीन के? क्योंकि हम सब ये बड़ा फर्मली बिलीव करते हैं कि इंसान की बनाई हुई चीज़ की बहुत शॉर्ट लाइफ है, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई चीज़ की लाइफ क़यामत तक है। क्योंकि क़यामत जब आएगी तो सारा सब कुछ समेट दिया जाएगा, सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं, हम जो किसी एसेट को अपना खर्चा कहते हैं, उसकी कोई ना कोई रीज़न है ना। तो क्या रीज़न है? आओ अब अंग्रेजी में पढ़ें। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की वजूहात। नंबर 1, फिजिकल डिटीरियरेशन। फिजिकल डिटीरियरेशन, आसान इंग्लिश में लिखा है क्या? वेयर एंड टेयर ऑफ एसेट। पता है आपको इसका मतलब क्या होता है? नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। बेटे चीजों को इस्तेमाल चीजों को इस्तेमाल करने से टूट फूट होती है। वेयर एंड टेयर का मतलब होता है जब आप चीजों को इस्तेमाल करते हैं ना तो टूटती फूटती हैं, खराब होती हैं, और एक वक्त आता है कि फिर वो आपके लिए काबिले इस्तेमाल रहती नहीं है। तो फिर इसी यानी ये एक वजह है, चीजों को इस्तेमाल करना डेप्रिसिएशन होने की वजह है। दूसरा क्या लिखा है? पढ़ना जरा। लैप्स ऑफ टाइम, वक्त गुजरता है तो भी चीजों की कीमत कम हो जाती होती है। पैसों की कीमत तो कम होती है ना, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, ऑब्सोलिसेंस, और ब्रैकेट में लिखा है ऑब्सोलिसेंस को ऑब्सोलीट भी कहते हैं। ऑब्सोलिसेंस या ऑब्सोलीट होना, क्या मतलब है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आप आज एक मोबाइल, बल्कि आप नहीं, सर आबिद आज एक मोबाइल खरीदते हैं 2 लाख रुपए का। सर आबिद बड़े शौकीन मिजाज हैं, आपको पता है। 2 लाख रुपए का मोबाइल खरीदते हैं, 6 महीने के बाद उनका मोबाइल 2 लाख रुपए का रहता नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं रहता? टेक्नोलॉजिकल यूज कर डेवलपमेंट, लिया। उससे नहीं, यूज तो कर लिया बेटे, मार्केट में उससे आगे का मॉडल आ गया। वैल्यू कम हो गई। यस सर, वैल्यू कम हो गई। मार्केट में जब उससे आगे का मॉडल आ गया तो वो ऑब्सलीट हो गया। जैसे आज आप देखें कि टाइपराइटर की वैल्यू ही नहीं है। कौन खरीदता है टाइपराइटर आज के दौर में? मुझे बताएं। यस सर, कोई खरीदेगा जो कंप्यूटर खरीदने की इस्तेताअत रखता नहीं है।
लेकिन आज कंप्यूटर इतना सस्ता हो गया है कि घर घर में है या नहीं? यस सर, लैपटॉप इतने सस्ते हो गए। जी मोहसिन साहब, आप बिल्कुल सर, असल में मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ तो मेरे पास यहाँ अजान की आवाज़ आती नहीं है। बड़ी माजरत के साथ आप लोग अजान सुने, क्योंकि अगर मैं रुक गया एक एक के लिए तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। आप इस बात को समझिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर बच्चे के घर के आसपास दो दो एक एक तीन तीन मिनट के गैप से अजान हो रही है। आप बिल्कुल इत्मीनान से अजान सुन लीजिए। बेशक आप मेरी आवाज़ को म्यूट कर दें, रुक जाइए, स्टॉप कर दीजिए, लेकिन मैं बहुत इत्मीनान से ज़रा खुरामा खुरामा चल रहा हूँ। इशू ये है कि मैं जहाँ जिस जगह बैठा हूँ इधर यहाँ अजान की आवाज़ आती ही नहीं है। ये हो सकता है कि हम इज्तिमाई तौर पे 2 मिनट के लिए रुक जाएं, 3 मिनट के लिए, क्या ख्याल है इज्तिमाई तौर पर, और दिल में अजान पढ़ लें, ये हो सकता है। ठीक है। जी प्यारे बच्चों, आसान हो चुकी है यकीनन बहुत सारी जगहों पर, तो मैं शुरू कर लेता हूँ अपने लेक्चर को। लास्ट 10 मिनट्स का अलार्म भी आ गया मेरे पास। तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह डेप्रिसिएशन की वजूहत समझ आ गई। अब अगले फैक्टर पे यकीन करें, बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम, और इससे भी ज़्यादा तेज़ जाएंगे। बस रिस्पॉन्स के ऊपर है सारा गेम। आपका रिस्पॉन्स जितना अच्छा होगा मैं उतना तेज़ चलूँगा इंशाल्लाह। अब हम अगली चीज़ जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या? फैक्टर्स इन द मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमारा सारा का सारा फोकस किस पे प्यारे बच्चों? सारा का सारा फोकस इस पे, बस डेप्रिसिएशन पर। हमें और किसी चीज से कोई कंसर्न नहीं है, हमें डेप्रिसिएशन से खेलना सीखना है। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट मालूम कैसे की जाती है, ये है क्वेश्चन। आवाज आ रही है ना मेरी? डेप्रिसिएशन की अमाउंट मालूम कैसे की जाती है, तरीका कार क्या है? तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट मालूम करने में ये वो अवामिल, कौन से मिल? अवामिल, फैक्टर्स। यस, ये वो अवामिल हैं, फैक्टर्स हैं, जो कि उसे नापने में, उसे कंप्यूट करने में, किसे? डेप्रिसिएशन को मद्देनजर रखे जाते हैं, जेर निगाह रखे जाते हैं।
In the process of measuring depreciation from an accounting point of view, the following three judgments are as estimates must be made for each fixed asset. मजे की बात है, लिखा यहाँ 3 है लेकिन नजर आ रही है आपको सिर्फ 2। तीसरी जो मिसिंग है वो है क्या? वर्किंग आवर मेथड। नहीं, अभी लोगों को याद आ जाएगी, मैं लिख रहा हूँ। Scrap value. यस, यस। तो उम्मीद करता हूँ कि तीसरा फैक्टर तो अभी खैर समझाऊंगा होता क्या है, लेकिन अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं ये कहते हुए कि सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन मालूम करते हुए जिस चीज़ की कॉस्ट को हम कम करने जा रहे हैं, हमें उस चीज़ की कॉस्ट को पता होना चाहिए। यानी मुझे ये तो पता हो कि मैं जिस चीज़ का डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, तो पहले मुझे फर्नीचर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ एसेट ये पहला फेज है, और मैं सबसे पहले इस फेज पर कम से कम जो है कल की क्लास जरूर लगाऊंगा। कल की क्लास का टाइम फाइनलाइज कर लें या मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूं और आप आ जाएंगे? बताएं क्या कहते हैं? व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दें। व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूं, गर्ल्स और बॉयज के पास भेज दूंगा, तो फिर आप ग्रुप पे आ जाइएगा और लिंक भी वहीं शेयर कर दूंगा, ठीक है? तो वैसे भी फातिमा और मैं और अपना हुज़ैफा, हम तीनों तो सैटरडे को बिजी हैं, तो आप लोग भी कोई मसरूफियत इख्तियार करें, ठीक है? और कल जो है हम 14 अगस्त को अपना क्लास लेके आज़ादी का भरपूर इजहार करेंगे कि हम आज़ाद हैं, हम जिस दिन चाहे पढ़ लेते हैं। सर सुबह में तो रख लिएगा 11 बजे ऐसे ही। सुबह सुबह में क्लास ना रखूं? और लाइट का इश्यू होता है, ये वाले टाइम पे लाइट होती है। अच्छा, ये वाला टाइम नहीं है तो यही वाला टाइम। तुम अपना लाइट का इशू लिख के भेज दो मुझे कब कब होता है, ताकि मैं उसको मद्देनजर रख लूं। फैक्टर्स फॉर क्लास, हाँ, फैक्टर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ क्लास। बस ये शाम का वक्त मुनासिब है ना, तो शाम को क्लास ठीक है, शाम को क्लास कर लेते हैं, परेशान ना हो। ओके सर। अच्छा, और इसके अलावा बाकी क्लास का कुछ ना कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है भाई। तो बस अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ अपनी, आप लोगों का साथ चाहिए भरपूर तरह से। बात यह है कि हमें एसेट की कॉस्ट पता होनी चाहिए। सर एसेट की कॉस्ट क्या, ये बहुत बड़ा मामला है? नहीं, कोई बड़ा मामला नहीं है, ठीक है? हाँ, मैं मुनासिब कर लूँगा, परेशान नहीं हो। ऐसी कोई 4-5 के करीब रख लूँगा मुनासिब, दोपहर के वक्त मुनासिब। आप लोगों से पूछ लूँगा, परेशान नहीं हो यार, मैं आपके ऊपर जो है ना वो मुसल्लत नहीं करूँगा, आपकी मर्जी से रख लूँगा क्लास। कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट की कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ एन एसेट मीन्स इट्स एक्विजिशन कॉस्ट। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? उसको एक्वायर, उसको हासिल करने का, हासिल होने वाला खर्चा, हासिल करने के लिए किया जाने वाला खर्चा, वो तमाम एसेट की कॉस्ट होती है। विच इज द सम ऑफ ऑल कॉस्ट incurred in acquiring the asset and all other incidental cost involved in bringing the asset into working condition। ले भाई, इतनी सारी इंग्लिश मैंने बोली, आपको पता नहीं हजम हुई या नहीं। आइए उर्दू में बोलता हूँ, देखें आप कैसे पी जाएंगे 1 सेकंड में। एक एसेट को खरीदने से लेकर, क्या बोला मैंने नाइश? बोलो नाइश। एक एसेट को, नाइश कहाँ चलेगा भाई, नहीं है क्लास में नाइश? एक एसेट को खरीदने से लेकर, एक एसेट को खरीदने से लेकर इस्तेमाल में लाने की हालत तक, एक एसेट को खरीदने से लेकर क्या मतलब हुआ? दुकानदार से खरीदा, उसको पैसे दिए, फिर उसको वहां से अपने ऑफिस तक पहुंचाना, उसको इंस्टॉल करवाना, उसको लगाना, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने खर्चे होते हैं हम उन्हें एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं। एसेट को एक्वायर करने की कॉस्ट, वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितने खर्चे हों। यानी ये नहीं कि हमने दुकान से 50,000 रुपए का
जो है वो फर्नीचर खरीदा और बोला फर्नीचर 50,000 का, नहीं, उस फर्नीचर को उस दुकान से अपने ऑफिस तक लाने में, रखवाने में, लोडिंग अनलोडिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में जो खर्चे होंगे उन सबको एसेट की एक्विजिशन कॉस्ट कहा जाता है। क्या आप सबको मेरी बात समझ आई? जल्दी बोलें। यस सर। और मैं सबसे पहले फेज में अल्लाह के हुक्म से कल इंशाअल्लाह आपसे एसेट की कॉस्ट कंप्यूट करना डिस्कस करूंगा, और एसेट की कॉस्ट हम कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द कंप्यूट करना सीख लें। क्या 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 कंप्यूट करना सिखाऊंगा? एसेट की कॉस्ट। सर क्यों, ये गिवन नहीं होती? नहीं, वैसे तो हमारा काम क्या है, देखो हमें क्या मालूम करना है, बोलो, हमें डेप्रिसिएशन मालूम करना है, लेकिन कभी कभी सवाल में वो हमें एसेट की कॉस्ट बताता नहीं है, बल्कि क्या बताता है, एसेट दुकान से इतने का खरीदा, फिर हमने सुजुकी वाले को इतने पैसे दिए, फिर हमने इंजीनियर को इंस्टॉलेशन के इतने पैसे दिए, फिर हमने मजदूरों को उठाने के मशीन रखने के इतने पैसे दिए, ये सारे खर्चे देता है वो अलग अलग। नाइस बेटे, आप जिंदा हैं? नहीं है, नाइस जिंदा नहीं है, नाइस चला गया। अच्छा, अपना मोहसिन समझ आ रहा है मेरे भाई? मोहसिन भाई, रिजा समझ आ रहा है मेरा बेटा मैं क्या कह रहा हूँ? कि एक एसेट को खरीदने से लेकर उसको इस्तेमाल में लाने की हालत तक जितने भी खर्चे हैं हम उनको स्टडी करेंगे, ठीक है? और ये हम कल से शुरू करेंगे, और जब हम ये कर लेंगे तो फिर हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के काबिल होंगे। लेकिन क्या बस ये एक चीज चाहिए डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए? बोलो, क्या ये एक चीज चाहिए डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए? बोलो, नहीं। कितनी चीजें चाहिए? नंबर 2, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। उस एसेट की कारामद जिंदगी भी पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए मेरे भाई? उस एसेट की कारामद। तो कारामद जिंदगी जो है वो किस तरह से हो सकती है? कारामद जिंदगी सालों में हो सकती है। ये वो वाले साले नहीं है जिन्हें हम कहते हैं ब्रदर इन लॉ, ये ईयर्स की बात हो रही है। साले नहीं, सालों में होनी चाहिए। जिंदगी 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, ये हो गई जिंदगी सालों में, ईयर्स में। अच्छा, जिंदगी आवर्स में भी हो, जिंदगी आवर्स में भी हो सकती है, और जिंदगी यूनिट्स में भी हो। आया मैंने क्या कहा? आवाज आ रही है मेरी? ये बताओ जल्दी से। यस सर, आवाज आ रही है। तो मैंने कहा कि एक एसेट को से लेकर इस्तेमाल में लाने की हालत तक जो खर्चे हों वो एसेट की कॉस्ट है। फिर उसकी कारामद जिंदगी कितनी अंदाज से है? घंटों में हो सकती है, ईयर्स में हो सकती है, और यूनिट में हो सकती है, और किलोमीटर में भी हो सकती है। ये भी लिखा हुआ है। जैसे गाड़ी की जिंदगी किलोमीटर्स में भी हो सकती है, जहाज की जिंदगी माइल्स में हो सकती है। और तीसरा फैक्टर जो डेप्रिसिएशन के लिए पता होना चाहिए वो है इस्तेमाल करने के बाद कबाड़िया जो उसकी वैल्यू हमें देगा। कबाड़िया समझते हैं आप? स्क्रैप डीलर, कबाड़िया, उसको कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू। बस इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कल आपसे मुलाकात हो रही है, और कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट कल मैं आपको निकालना चाहूंगा। जी अरे ये जो डेप्रिसिएशन हम लोग पढ़ रहे हैं सेकंड ईयर वाला पूरा चैप्टर है? पूरा नहीं है, 50% है। फिर मजीद जो है आगे वो हम इसमें चीजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नहीं, ठीक है? ओके प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।